हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है खसों। गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में, यानी संपूर्ण उत्तराखंड की बात हो रही कि संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था ये खसों के समय हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। जटेला प्रथा खस प्रजाति, टिकुआ प्रथा कोल प्रजाति, पशुबली प्रथा खस प्रजाति, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जटेला प्रथा का संबंध खस प्रजाति से, ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। टिकुआ प्रथा कोल नहीं बल्कि इसका संबंध भी आपके खस प्रजाति से, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा। पशु बलि प्रथा का संबंध भी खस प्रजाति से, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो टिकुआ प्रथा क्या होती है, जो खसों की विधवा महिला होती है इसी टिकुआ प्रथा के तहत किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती हैं, और जो पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र होता है इसे ही जटेला कहा जाता है। तो इन दोनों का संबंध आपके खस प्रजाति से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, घर जवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? तो घर जवाई रखने की जो प्रथा प्रचलित थी ये थी आपकी खसों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये खस, डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। टिकुआ प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया जो टिकुआ प्रथा है इसका संबंध खस प्रजाति से है, और इसी प्रथा के तहत विधवा जो है किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती है। खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते हैं। तो खस लोग क्या करते हैं, अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते हैं, और इस प्रथा को कहा जाता है देवदासी प्रथा। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि देवदासी प्रथा का संबंध किससे है, तो यह खस प्रजाति से। और इनके समूह को कोंच कहा जाता है। तो इनके समूह को नहीं बल्कि किनके समूह को कोंच कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भोटिया। भोटिया जनजाति के समूह को कोंच कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि कौन सा सही नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो सी वाली इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र कहलाता है। तो खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत जो पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे झटेला कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है? तो किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काली नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन भी भोटिया जनजाति। देखो जब 1962 में भारत चाइना का युद्ध होता है, इससे पहले जो तिब्बत से व्यापार करते थे तो ये करते थे भोटिया जनजाति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भोटिया जनजाति क्या 1962 ईस्वी से पहले क्या तिब्बत से व्यापार करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1962 में भारत चाइना का युद्ध होता है और इसके बाद क्या है पे व्यापार बंद हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, घरियाल गुंजाल टोलिया मारतोलिया व पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो घरियाल गुंजाल टोलिया मारतोलिया व पांगती ये सभी जो उपजाति हैं ये आपके भोटांतिक यानी भोटिया जनजाति से संबंधित है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन था?
तो दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भूटियों में रणबड़ प्रथा का प्रचलन है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असंगत कथन का चयन करें। भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। तो ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो भोटांतिकों की उपजाति है ये राठ और संगोत्र में विभक्त होती है, ये कथन तो बिल्कुल सही है। घबला एवं घूरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता हैं। तो घबला एवं घूरमा जो खस प्रजाति की नहीं बल्कि क्या आपके भोटिया प्रजाति के ही मुख्य देवता हैं। तो बी वाला कथन यहाँ पे क्या गलत दे रखे हैं। तो इसका यहाँ पे बताना है असंगत कथन बताना है, तो बी वाले यहाँ पे क्या असंगत है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए लाखों। लाखों गुफा जिसे लाखों ओडियार भी कहा जाता है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के तट पर है। और इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करने का श्रेय जाता है MP जोशी को। ये करा था 1968 में, 1968 में वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैलाश्रय से की गई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी लाखों गुफा। लाखों गुफा से जो शैल चित्र मिले थे तो इनकी जो तुलना की जाती है ये की जाती है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका जो गुफा है यह एक प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है जो कि आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि जो भीमबेटका गुफा है आपके किस राज्य में, तो आपके मध्य प्रदेश में है। और जो लाखों गुफा से जो हमें शैल चित्र प्राप्त हुए थे तो इनकी तुलना भीमबेटका के शैलाश्रय से की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है। तो जो हमें लाखों गुफा से जो शैल चित्र मिले थे इन्हें यहाँ पे नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य में यहाँ पे दिखाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाखों गुफा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लाखों गुफा या उडियार से किसके रंगीन चित्र मिले। तो यहाँ से जो हमें रंगीन चित्र मिले थे लाखों उडियार से, यहाँ से हमें पशुओं और मानवों के यहाँ से क्या हमें रंगीन चित्र प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। तो जब हमें लाखों गुफा से जो शैल चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं इनमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा लाखों गुफा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहाँ स्थित है। तो नागफनी आकार का जो भव्य शिलाश्रय है ये आपके लाखों गुफा अल्मोड़ा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी यहाँ पे कर देना, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाखों गुफा अल्मोड़ा में नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित गुफा है। तो चमोली जनपद के डुंगरी गांव में कौन सी गुफा है। तो यहाँ पे आपकी है ग्वारखा गुफा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वारखा गुफा आपके अलकनंदा नदी के तट पर चमोली के डुंगरी गांव में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ग्वारखा गुफा आपके अलकनंदा नदी के तट पर है, सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ग्वारखा गुफा को खोजने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है राकेश भट्ट को, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरातत्वविदों की नज़र में ग्वारखा गुफा को लाने का श्रेय किसे जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि ग्वारखा गुफा को लाने का पुरातत्वविदों की नज़र में लाने का श्रेय किसे जाता है या इसके खोजकर्ता कौन है। तो ये राकेश भट्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है। तो ग्वारखा गुफा का जो मुख्य विषय था ये था यहाँ पे पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना। पूछा जा सकता है कि ग्वारखा गुफा का मुख्य विषय क्या था। तो ये था पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ ग्वारखा गुफा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्वारखा गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या है। तो ग्वारखा गुफा से हमें यहाँ से यहाँ से रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। जो यहाँ से हमें रंगीन चित्र प्राप्त हुए थे ये थे 41 यहाँ से क्या हमें
रंगीन चित्रों की संख्या से प्राप्त हुई। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से ग्वारखा गुफा उद्यान से प्राप्त चित्र हैं। तो ग्वारखा गुफा से में किन किन के यहाँ से रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ग्वारखा गुफा से में मनुष्य हो गए, बारहसिंगा और भेड़, इन सभी के यहाँ से में रंगीन चित्र मिले थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चमोली स्थित ग्वारखा उद्यान में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या है। तो टोटल हमें यहाँ से कितने चित्र मिले थे, यहाँ से 41 मिले थे। तो इसमें से जो आपके पशुओं से जो संबंधित चित्र थे ये थे आपके 8, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके मानव से संबंधित थे और जो 8 थे आपके पशुओं से संबंधित थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण एवं मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल मिले। तो 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा जो है और जो मिट्टी के बर्तन और नरकंकाल मिले थे, ये मिले थे हमें मलारी गांव चमोली से। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। जो मलारी गांव से हमें बर्तन मिले हैं इनकी तुलना भी पाकिस्तान की स्वात घाटी के की जाती है। कहा जाता है कि ये बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 2001 में यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा पे सर्वेक्षण किया गया था और यहाँ से 5.2 किलो के यहाँ से एक सोने का मुखौटा और कुछ यहाँ से बर्तन यहाँ से मिले थे और कुछ यहाँ से पशुओं के कंकाल भी मिले थे। अगला यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। तभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया था गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 2001 में। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालय पशु बिरसप जोबू जोबा के तौर पर हुई। तो जो हमें मलारी गांव चमोली से यहाँ पे पशु कंकाल मिला था, इसकी पहचान जो की जाती है ये हिमालय पशु एक बिरसप या जुबू होता है, उसके तौर पर इसकी पहचान की गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मलारी गांव से प्राप्त होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किनके द्वारा 1956 में मलारी गांव में सावधान की खोज की गई। तो 1956 में मलारी गांव में सावधान की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबराल जी द्वारा खोजे गए सावधानों को किस व्यक्ति ने खस प्रजाति के बताए थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांकरत्यान। शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा खोजे गए सावधानों को खस प्रजाति के बताए थे राहुल सांकरत्यान ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मलारी गांव किस जनपद में है। तो इजी प्रश्न है, आप लोग जानते हैं मलारी गांव चमोली जनपद में है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। थराली चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है। तो थराली चमोली के निकट कौन सा गांव है। तो ये आपका है किमनी गांव। किमनी गांव आपके पिंडर घाटी में चमोली में है और यहाँ से भी हमें शैलचित्र मिले थे। तो यहाँ से जो शैलचित्र मिले थे उनमें यहाँ पे हल्के सफ़ेद रंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किमनी गांव किस घाटी में है। तो किमनी गांव जो है आपका ये पिंडर घाटी में चमोली में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए। तभी मैंने आपको बताया था जो किमनी गांव है आपके पिंडर घाटी चमोली में है और यहाँ से जो हमें शैलचित्र प्राप्त हुए थे, यहाँ से हमें पशुओं और हथियारों के जो शैलचित्र प्राप्त हुए उनमें क्या है हल्के सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा किमनी गांव। तो ऑप्शन में यहाँ पे किमनी गांव तो यहाँ पे है नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे कर देना किमनी गांव। ऑप्शन डी में क्या होगा किमनी गांव, यहाँ पे होगा किमनी गांव इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है। तो हुडली जो है आपके उत्तरकाशी जनपद में और यहाँ से जो हमें शैलचित्र प्राप्त हुए थे इनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया था। तो पूछा जाता है कि नीले रंग के शैलचित्र में किस स्थान से प्राप्त हुए थे। ये हुए थे हुडली से। ठीक है, हुडली कहाँ के उत्तरकाशी में
और किस नदी घाटी में, तो आपकी यमुना नदी घाटी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हुडली आपकी यमुना घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है। हुडली स्थान से प्राप्त शैलेश्वरों में नीले रंग का प्रयोग किया गया था, ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। यह मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी के मध्य है, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह किस घाटी में है, तो आपकी यमुना घाटी में, उत्तरकाशी जनपद में। तो सी वाला कथन यहाँ पे क्या गलत है। तो हमें यहाँ पे बताना था कि कौन सा असंगत है, तो सी यहाँ पे असंगत है, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए। तो लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय में किस स्थान से प्राप्त हुए थे, तो ये हुए थे में लोयथाप। लोयथाप कहाँ है, आपके अल्मोड़ा जनपद में है। तो देखो जो आपका ये लोय शब्द है, इसका मतलब होता है रक्त, लोय यानी रक्त। तो आपको ध्यान रखना, रक्त कैसे होता है, लाल। तो लाल रंग के जो 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए थे, आपके लोयथाप अल्मोड़ा से हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो अल्मोड़ा जनपद में आपका कौन सी यहाँ पे हो जाएगा, लोयथाप। तो आपके अल्मोड़ा में हुडली उत्तरकाशी होगा, बनकोट पिथौरागढ़ होगा, मलार आपके चमोली। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लोयथाप कहाँ है आपके अल्मोड़ा में। अगला यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैलचित्र में दिखाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, ये ऑप्शन बी मला, लोयथाप। जो लोयथाप जो आपका अल्मोड़ा है, यहाँ से जो हमें शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए, यहाँ पे मनुष्य को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर यहाँ पे नृत्य करते यहाँ पे दिखाया गया था। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फड़का, नौली एवं पेड़साल स्थलों की खोज किनके द्वारा की गई। तो फड़का, नौली एवं पेड़साल स्थलों की जो खोज करी थी, ये करी थी यशोधर मठपाल ने, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। फड़का नौली की खोज हुई थी 1985 में, 1985 में करी थी फड़का नौली की, और पेड़साल की खोज करी थी 1989 में, 1989 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन है ऋग्वेद। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, और ऋग्वेद में ही उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन बी, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। वो 5 हिमालय खंड कौन कौन से हैं, एक आपका है केदार खंड, मानस खंड, नेपाल खंड, जलांधर एवं कश्मीर। तो इन 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में, जिनका जो दो आपके हैं केदार खंड और अब मानस खंड, इनका संबंध उत्तराखंड से है। तो केदार खंड जो है ये गढ़वाल क्षेत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, और कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है। तो यह एक प्रीवियस क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है, तो ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, ये ऑप्शन है कौस्तकी ब्राह्मण। कौस्तकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस भाषा में बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। तो देखो जो बौद्ध साहित्य वाले ग्रंथ है, इनमें उत्तराखंड के लिए क्या हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे बताने कि किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो जो पाली भाषा वाले जो बौद्ध साहित्यिक जो ग्रंथ है, इनमें हमें क्या है, उत्तराखंड हेतु हिमवन शब्द का प्रयोग मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड हेतु हिमवन शब्द का प्रयोग मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुराणों में केदार खंड व मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पुराणों में केदार खंड व मानस खंड यानी संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि केदार खंड जो एक गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा जाता है और मानस खंड कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र को। तो संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र की यहाँ पे बात हो रही है कि संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया था पुराणों में। तो पुराणों में संपूर्ण उत्तराखंड यानी केदार खंड और मानस खंड के क्षेत्र को उत्तरखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर इन आदि नामों से जाना जाता है पुराणों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से केदार खंड कश्मीर, जलांधर, मानस खंड व नेपाल है। तो अभी मैंने बताया जो 5 हिमालय खंड है जिनका वर्णन क्या स्कंद पुराण में, तो ये सभी क्या आपके स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालय खंड हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो नंदा देवी पर्वत से जो कालगिरी तक का क्षेत्र है, ये आपका आता है कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसे स्कंद पुराण में इसे मानस खंड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो माया क्षेत्र से हिमालय तक के क्षेत्र जो आपका क्या है गढ़वाल क्षेत्र, तो इसे कहा गया है स्कंद पुराण में केदारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधाड़ क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो बताना है कि किनकी सीमाओं का विभाजन बधाड़ क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। तो ये करता है आपका केदार खंड यानी मानस खंड। गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजन करता है बधाड़ क्षेत्र व नंदा देवी पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर होगा केदार खंड और मानस खंड। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में दिए गए कथनों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया। तो ये तो बिल्कुल सही, जो गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया था ये लगभग 1515 ईस्वी के आसपास आए थे। ये कथन बिल्कुल सही है। बद्रिका आश्रम तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है। तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बद्रिका आश्रम हो गए तपोभूमि केदारखंड, ये क्या है गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है, तो बिल्कुल सही है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में है। देखो जो कुबेर की राजधानी थी आपकी कहाँ थी, अलकापुरी थी। तो अलकापुरी तो बिल्कुल यहाँ पे कथन यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे पिथौरागढ़ में नहीं बल्कि कहाँ है अलकापुरी कहाँ पे चमोली में, ठीक है। तो यहाँ से एक क्या है गलत स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या सुमेलित नहीं है। महाभारत में श्री क्षेत्र व सुबाहु श्रीनगर को कहा गया। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, महाभारत में श्री क्षेत्र या सुबाहपुर श्रीनगर को कहा गया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में थी? तो अभी मैंने आपको बताया जो कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी थी, लेकिन आपके किस जनपद में, आपके चमोली में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मनुष्यों के आदि पुरुष मनु का निवास स्थान था। तो मनुष्यों के जो आदि पुरुष मनु था इनका निवास स्थान भी अलकापुरी चमोली में था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई व चौड़ाई बताई गई है। तो केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई व चौड़ाई कितनी बताई गई ये आपको बताना है। तो केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की जो लंबाई बताई गई ये 50 योजन यहाँ पे लंबाई बताई गई है और इसकी चौड़ाई बताई गई 30 योजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे,
किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था? तो ये वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है कि जो इंद्र व सुदास थे इसने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। ये वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रघुनाथ जो मंदिर है भगवान राम का, ये आपके देवप्रयाग में है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहीं रघुनाथ जहाँ पे मंदिर है देवप्रयाग में, यहीं पर इन्होंने तपस्या करी थी। ये भी आपको ध्यान रख पूछा जाए कि भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या कहाँ करी थी, तो ये करी थी देवप्रयाग में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई? तो देखो आपकी गणेश हो गए, व्यास, नारद व मुचकुंद गुफा, ये सभी आपके बद्रीनाथ के निकट चमोली जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यास गुफा कहाँ है, तो व्यास गुफा आपके बद्रीनाथ के निकट आपके चमोली में। ठीक है, तो यहीं पे कहा जाता है कि जो वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी, इन्हीं जो आपके गणेश हो गए, व्यास, स्कंद, नारद और मुचकुंद गुफा, यहीं पे क्या है वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो यहाँ पे बताना कि किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद और मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो ये जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के अनुसार ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो ये कहा गया है देव प्रयाग को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो एक मान्यता यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे इस स्थान पे क्या है देव प्रयाग में कौवे यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। तो एक कथन में आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि किस स्थान में कौवे दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो आपका है देव प्रयाग। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए स्थानों में से पुलिंद राजा सुबाव की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा सुबाव की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी श्रीनगर। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या करी थी? तो तपोवन टिहरी में जो तपस्या करी थी लक्ष्मण जी ने। ऑप्शन ए पे सही आंसर है। भगवान राम ने कहाँ करे थे? तो भगवान राम ने करी थी देवप्रयाग में, और लक्ष्मण जी ने करी थी तपोवन। ये अभी आपके कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था? तो किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था? तो ये पता चलता आपके आदि पर्व। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा आदि पर्व। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो प्राचीन काल में जो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, एक था आपका कर्ण आश्रम, एक है आपका बद्रिका आश्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये और बी दोनों। सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम निम्न में से स्थित है। तो यहाँ पे जनपद बतान के कर्ण आश्रम आपके किस जनपद में है? तो देखो जो कर्ण आश्रम है आपकी मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में, और कोटद्वार जो आता है आपके पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पौड़ी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कर्ण आश्रम में की थी? तो महाकवि कालिदास ने ये करी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम में करी थी। तो देखो यहाँ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ करी थी? तो ये करी थी कर्ण आश्रम में। ठीक है, तो इस ऐसे भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये क्या था? किसले प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बद्रिका आश्रम, कर्ण आश्रम, चौका घाट। तो देखो जो कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम है यह है चौका घाट। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है?
तो कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम है चौका घाट। तो बसंत पंचमी के दिन जो मेला लगता है ये लगता है आपके कर्ण आश्रम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, क्योंकि कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है? चौका घाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कर्ण आश्रम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखो जो कर्ण आश्रम था ये आपके दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था, और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इसका सही कथन क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु और चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म हेतु। तो इनके कारण क्या है? कर्ण आश्रम प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्ण आश्रम जो है आपके कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। तो जो आपकी शकुंतला थी, तो शकुंतला ही गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा शकुंतला। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? तो जो आपका जाखन देवी मंदिर है, जाखन देवी मंदिर आपके अल्मोड़ा जनपद में, और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानस खंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो मानस खंड व कूर्मांचल इजी प्रश्न है, ये कहा जाता है आपके कुमाऊं क्षेत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो ये मिलता है ब्रह्मा एवं वायु पुराण में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऋषि धौम्य, महर्षि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ या कपिल मुनि। तो बताने कि किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ऋषि धौम्य। ऋषि धौम्य के द्वारा युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केदार खंड और मानस खंड, यानी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की जो सीमाओं का विभाजन करता है ये करता है बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग जानते हैं कि स्कंद पुराण में जो आपका केदार खंड है, गढ़वाल के लिए केदार शब्द का प्रयोग किया गया है और कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो केदार खंड और मानस खंड की सीमाओं का विभाजन करता है बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके अनुसार है? तो ये मानस खंड, मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में शिव की तपस्या करने पर क्या है? कार्तिकेय का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया था? तो किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया था? तो ये कहा गया था कांतेश्वर पर्वत। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ था? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ था? तो हुआ था आपके कांतेश्वर पर्वत पर, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला? तो राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख मिला था ये मिला था लाखा मंडल से।
सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसके अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होगी कि यमुना उपत्यका में यदुवंशियों का राज्य था। तो यदुवंशियों राज्यों का जो पता चलता है ये राजकुमारी ईश्वर के लेख से पता चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के किस स्थान से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए। तो देखो जो राज्य से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए थे ये आपके बाड़हाट, उत्तरकाशी और गोपेश्वर चमोली से हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीवासी दोनों। तो इनकी लिपि भी पूछी जाती है कि बाड़हाट जो त्रिशूल लेख है किस लिपि में है और गोपेश्वर त्रिशूल लेख किस लिपि में। लिपि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो जो बाड़हाट से जो त्रिशूल लेख मिला था इसकी जो लिपि है यह है शंख लिपि, शंख लिपि है। और जो हमें यहाँ से गोपेश्वर से मिला था तो इसकी जो लिपि है यह है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया कामादेश, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियां या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना। तो किसने कहा था कि इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां गाड़ों से गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ये कहा था हरिदत्त भट्ट शैलेश ने, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में वह स्थल जहाँ यमुना व टॉन्स का संगम है और जिस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था वह किस नाम से जाना जाता है। तो यमुना और टॉन्स नदी का संगम कहाँ होता है, ये होता है आपके डाक पत्थर कालसी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो कालसी से हमें किसका अभिलेख मिलता है, तो मिलता है सम्राट अशोक का। और इसको जो पढ़ने में सबसे पहले सफलता पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कालसी। कालसी में ही यमुना और टॉन्स नदी का संगम होता है और यहाँ से किसका अभिलेख प्राप्त होता है, यहाँ से होता है अशोक का, ठीक है। वैसे सबसे पहले पढ़ने में सफलता जो पाई थी ये पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। और कालसी अभिलेख की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह अभिलेख कब का है, तो ये अभिलेख है अशोक का 257 ईसा पूर्व का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस जनपद के हिमयान पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत। देखो यहाँ प्रश्न थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे हो गया है। ये प्रश्न यहाँ पे ऐसा होगा, किस जनपद के हिमयान पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वशिष्ठ ने निवास किया था और जिसके पुरावशेष वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ गुफा आज भी मिलते हैं। तो ये जो आपका बताने पे जनपद बताने, तो आपका कहाँ है, आपके टिहरी में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कहाँ आपके वशिष्ठ गुफा होगा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम कहाँ आपके टिहरी के हिमयान पट्टी में, ठीक है। तो बी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल का वह क्षेत्र जो प्राचीन विद्यापीठ था और जिसके नाम पर कोटद्वार का नाम परिवर्तित कर रखा गया है। तो गढ़वाल क्षेत्र का वह प्राचीन विद्यापीठ था जिसके नाम पर क्या कोटद्वार का नाम परिवर्तित रखा गया। तो ये आपका है कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम क्या था, प्राचीन विद्यापीठ था, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कल्पनाथ व देवप्रयाग में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले। तो बिल्कुल सही है, कल्पनाथ व देवप्रयाग में गुफाओं के अंदर से हमें क्या है, दीवारों पर लेख मिले, ये बिल्कुल क्या है, सही कथन है। राजकुमारी ईश्वरा के लेख अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का शासन था। तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया जो यादवों की हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलते हैं, राजकुमारी ईश्वर के लेख से मिलते हैं, जो कि लाखा मंडल से हमें क्या मिला था। मोर ध्वज कोटद्वार से 3वीं सदी के मुद्रा लेख प्राप्त हुए। तो ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा सिक्के चंद वंश से संबंधित है। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। जो अल्मोड़ा सिक्के चंद वंश से नहीं बल्कि किससे है, कुड़िन वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे असंगत यहाँ पे बताना, तो डी वाला यहाँ पे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
निम्न सिक्कों में शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त के नाम लिखित हैं। तो किन सिक्कों में शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त के नाम हमें अंकित मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अल्मोड़ा सिक्कों पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा सिक्के। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाड़हाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया, जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुए थे राजसी ऐप का आपका बाड़हाट उत्तरकाशी और आपका गोपेश्वर चमोली से प्राप्त हुआ था। तो जो बाड़हाट त्रिशूल लेख हमें प्राप्त होता है, इसमें जो लिपि का प्रयोग होता है ये होता है शंख लिपि का। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जब हमें गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिला था उसमें होता है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुन्नी की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं हैं। तो मुन्नी की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं हैं। तो यहाँ से जो प्राप्त मुद्राएं हुई थी ये हुई थी कुषाण कालीन मुद्राएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो बताने कि मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए। तो मूर्ति पीठिका जो लेख प्राप्त हुए थे वो हमें कौल, सारी और देवलगढ़ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में दिए गए किन स्थानों में से कार्तिकेय राजाओं के ताम्रपत्रिया लेख मिले? तो कार्तिकेयपुर राजाओं के जो ताम्रपत्रिया लेख मिले थे किन किन स्थानों से मिले थे? तो ये मिलते हैं बैजनाथ से भी मिले थे, पांडुकेश्वर हो गया, कंडारा और बालेश्वर मंदिर। तो इन सभी जगहों से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र में मिले थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालसी शिलालेख किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे जनपद बताने कि किस जनपद में है कालसी शिलालेख। तो कालसी शिलालेख आपके देहरादून जनपद में। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय है। तो अशोककालीन कालसी जो शिलालेख है किस समय का है? तो ये आपका ऊपर ही मैंने आपको बताया ये आपका 257 ईसा पूर्व का है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालसी का प्राचीन नाम क्या है? तो कालसी का जो प्राचीन नाम है यह है कलकूट और शुद्धनगर। कलकूट और शुद्धनगर कालसी के प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये और बी दोनों। और कालसी किन नदियों के संगम पर है? तो ये आपकी यमुना और टोंस नदी के संगम पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिन तथा इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिन एवं इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया? तो कालसी शिलालेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिन एवं क्षेत्र को अपरांत कहा गया। ये कहा गया कालसी शिलालेख में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से लेखा परीक्षक किसे कहा जाता है शिलालेखों में? बताने कि शिलालेखों में लेखा परीक्षक किसे कहा गया? तो लेखा परीक्षक कहा गया अक्षपटली को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तहसील के लिए प्रयुक्त शब्द है शिलालेखों में। तो तहसील के लिए जो प्रयुक्त शब्द है यह है तालुका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तालुका। प्रतिहार शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो प्रतिहार जो शब्द प्रयुक्त किया जाता था ये किया जाता था द्वार रक्षक के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तहसीलदार के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो तहसीलदार के लिए कहा जाता था कुलचारी। किसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से बलाध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो बलाध्यक्ष कहा जाता था सेना नायक को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शिलालेखों में महत्तम किसे कहा जाता था? तो शिलालेखों में महत्तम ये कहा जाता था ग्राम शासक। यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्राम शासकों को शिलालेखों में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महत्तम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
शिलालेखों में महत्तम कहा जाता ग्राम शासक को। ठीक है, अगले यहाँ पे देखेंगे गढ़ रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द है। तो गढ़ रक्षक को कहा जाता था शिलालेखों में कोटपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोटपाल। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी कुनिंद वंश। उत्तराखंड में शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी ये थी कुनिंद वंश। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो, इससे एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा था। यदि प्रथम ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर वंश उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश था, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम राजनीतिक शक्ति आपकी कुनिंद वंश था, ये आपको ध्यान रखना है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे किस लेख के अनुसार कुनिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कालसी। कालसी अभिलेख के अनुसार कुनिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। तो देखो, हाल ही में जब पे कनिष्ठ राय का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अभिलेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो यूनानी शासकों का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है कालसी अभिलेख में। और कितने यूनानी शासकों का उल्लेख मिलता है कालसी अभिलेख में, तो ये मिलता है 5 यूनानी शासकों का उल्लेख मिलता है कालसी अभिलेख में। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कितने शासकों का उल्लेख, कितने यूनानी शासकों का उल्लेख कालसी अभिलेख से मिलता है। तो ये मिलता है 5, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कुनिंदों की प्रथम राजधानी कलकूट थी, तो बिल्कुल सही है। जो कुनिंदों की प्रथम राजधानी थी ये थी कलकूट, तो बिल्कुल सही है। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। तो महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। कुनिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न। तो कुनिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न थी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। अमोघ भूति शासक था चंद्रवंश का, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अमोघ भूति कुनिंद वंश का, चंद्रवंश का नहीं बल्कि अमोघ भूति जो था यह कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो अमोघ भूति था यह कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे किस पर्व के अनुसार कुनिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है महाभारत के वन पर्व। वन पर्व के अनुसार कुनिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वन पर्व। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस विदेशी लेखक ने कुनिंद शासन का वर्णन किया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी टॉलमी। टॉलमी एक विदेशी लेखक है और इसने कुनिंद शासन का वर्णन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टॉलमी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कुनिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो, जो कुनिंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये देवढुंगा उत्तरकाशी से भी हुई थी और अठोट टिहरी से भी हुई थी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। वैसे तो कुनिंद शासकों की मुद्राएं अल्मोड़ा से भी प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कुनिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो देवढुंगा जो उत्तरकाशी में और अठोट टिहरी इन दोनों स्थानों से कुनिंद शासकों की मुद्राएं हुई थी। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। तो कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है हाथी। कालसी शिलालेख में हाथी का चित्र मिलता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। तो कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था अमोघ भूति, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कुनिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी महाभारत। महाभारत में कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुनिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया? तो किस लेखक के अनुसार राज्य में कुनिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया? तो एक कथन जो है ये कहा है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार उत्तराखंड में कुनिंदों ने 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति की मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई। तो अमोघ भूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक एवं दक्षिण से सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई? तो अमोघ भूति की ये हुई थी रजत मुद्रा तथा ताम्र मुद्रा। तो रजत तथा ताम्र मुद्रा अमोघ भूति की प्राप्त हुई थी, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस किस भाषा में लिखा गया? तो देखो जो राज्य से अमोघ भूति की जो मुद्रा मिली थी, तो यह जो राज्य कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस है, ये उस मुद्रा में यह लेख लिखा गया था। तो ये किस भाषा में लिखा गया था ये बताना। तो ये जो अभिलेख लिखा गया था ये लिखा गया था प्राकृत भाषा में, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? तो अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राओं का संबंध है, यहाँ पे वंश बताना कि किस वंश से है। तो इनका संबंध है कुनिंद वंश से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा कुनिंद वंश से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो राज्य से जो अमोघ भूति की मुद्राएं मिली है, ये इनमें किन लिपि का प्रयोग हुआ था? तो इनमें खरोष्ठी लिपि व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? तो अमोघ भूति की जो मुद्राएं थी इनमें मृग और देवी का चित्र इनमें बना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। डी और इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मृग का और देवी का चित्र इसमें बना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्तूर घाटी में मिली? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 54। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्तूर घाटी से मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ? अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था? ये हुआ था शकों का। अमोघ भूति पूछा जाए या कुनिंदों के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था? तो ये हुआ था शकों का। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुनिंद शासकों के अधिष्ठता देव थे। तो कुनिंद शासकों के अधिष्ठता देव कौन थे? तो ये थे छत्रेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है? तो अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये रखी गई ब्रिटिश संग्रहालय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश संग्रहालय में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो कटारमल सूर्य मंदिर कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो ये करते हैं शकों की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था कनिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई? देखो जो कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये हुई थी वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोरदर और गोविषण काशीपुर। तो इन सभी जगहों से कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
पुरुषपुर पेशावर किस वंश की राजधानी थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कुषाण वंश। कुषाण वंश की जो राजधानी थी ये थी पुरुषपुर यानी पेशावर इनकी राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण किसने जारी करे थे? तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण जारी करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है कुषाणों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी करे थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो ये था कनिष्क। कनिष्क एकमात्र ऐसा शासक है जिसने रेशम मार्ग नियंत्रण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र बना था? तो देखो जो कुषाणों की मुद्राएं मिली थी इनमें शिव एवं नंदी का चित्र इनमें बना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुषाण। कुषाण वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र बना था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो शक संवत जो चलाया गया था ये चलाया गया था कनिष्क के द्वारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन था? तो कनिष्क का जो उत्तराधिकारी शासक हुआ था ये हुआ था हुबिस्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुबिस्क कनिष्क का उत्तराधिकारी था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई? तो देखो कुषाण शासक जो वासुदेव था इसकी 3 मुद्राएं प्राप्त हुई थी और एक किस स्थान से प्राप्त हुई थी? ये हुई थी गौविशाण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो यदि पूछा जाए कि कुषाण शासकों की मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी, तो कुषाण शासकों की मुद्राएं तो इन तीनों जगहों से हुई थी, मोरध्वज, ऋषिकेश और गोविशाण। लेकिन केवल यहाँ पे शासक पूछा जाए कि कुषाण शासक वासुदेव की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी गोविशाण से, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुषाण शासक हुबिस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई? तो कुषाण शासक हुबिस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई थी? तो ये थी वर्ष 1972 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जौनसार बाबर देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो जौनसार बाबर देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? ये हुई थी योधे वंश की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योधे वंश की मुद्राएं जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से प्राप्त हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ? तो किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र बना था? तो ये बना था आपका योधे वंश के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, योधे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उसका वर्णन मिलता है, वह शक्ति कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, कुलिंद वंश। कुलिंद वंश की जो जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है एवं इनका जो वर्णन मिलता है महाभारत में भी मिलता है। तो महाभारत में कुलिंदों को क्या कहा गया? तो महाभारत में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुलिंद वंश। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में कुलिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए? तो भारत में कुलिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे भारत की बात हो रही है ना कि उत्तराखंड, पूरे भारत की बात हो रही है। तो भारत में कुलिंदों से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए थे, 5 हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कुलिंद शासकों को कहा जाता था, तो सॉरी महाभारत में कुलिंद शासकों को कहा जाता था। तो महाभारत में कुलिंद शासकों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग के साथ साथ
मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था और उसने उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया। तो वह शासक कौन था? तो वह शासक था आपका अमोघ भूति। अमोघ भूति के सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था और इसकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी इनमें मृग एवं क्या देवी के चित्रों का अंकन पे था। और इसने उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच वाले क्षेत्र में शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमोघ भूति इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है यह है ब्रह्मपुर से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, छागलेश वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी लाखा मंडल से। छागलेश वंश की प्रशस्ति लाखा मंडल से प्राप्त हुई थी, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था वन आरक्षी एग्जाम 2020 में। तो आज की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाली एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन संविधान खोजे गए। तो चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन संविधान खोजे गए। तो ये खोजे गए थे मलारी गांव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलारी गांव। और किसने खोज करी थी? तो ये करी थी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, नाम भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्तूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? तो इनकी जो राजभाषा थी यानी जो इनकी दरबारी भाषा थी ये थी संस्कृत। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इनकी आमचाल लोक भाषा की बात करें तो इनकी जो बोलचाल की भाषा थी ये थी पाली। पूछा जाए कि कत्तूरी शासकों की लोक भाषा क्या थी, तो लोक भाषा तो इनकी पाली थी और इनकी जो राजभाषा थी तो ये थी आपकी संस्कृत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी किस वंश की थी, ये यहाँ पे बताना है। तो अस्कोट जो राजधानी थी ये थी कत्तूरी वंश की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है। तो मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन से? तो सबसे जो प्राचीन जाति मानी जाती है ये मानी जाती है कोल। इसे मुंड या सबर नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्तूरी शासक था। तो कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्तूरी शासक कौन था? तो ये था सुभिक्ष राजदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्तूरी शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक स्थल लाखो उडियार स्थित नदी के तट पर स्थित है। तो बताने जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो गुफा है लाखो उडियार, ये किस नदी के तट पर है? तो लाखो जो उडियार है ये आपकी सुयाल नदी के तट पर है। और किस जनपद में? तो ये आपके अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने करी थी? ये करी थी MP जोशी ने 1968 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केदार खंड में ललितादित्य मुक्ता पीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो केदार खंड में ललितादित्य मुक्ता पीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है यानी किस पुस्तक से मिलती है? तो ये मिलते हैं कलण की रास तरंगिणी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रास तरंगिणी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। तो किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कटेहर का हिंदू राजा खड़ग सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। तो कटेहर का हिंदू राजा खड़ग सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे उल्लेख होगा, उल्लेख मिलता है यानी किस में मिलता है?
रामायण प्रदीप में मिलता है, मनोदय काव्य में मिलता है, तारिक मुबारक शाही में मिलता है, जहांगीर नामा में मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी तारिक के मुबारक शाही। कटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का मैतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख तारिक के मुबारक शाही में मिलता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो ये था त्रिस्तु का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते हैं? तो कत्तूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था क्रमांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देख सकते हैं ये भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये पूछा गया था समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गौविषाण वर्तमान में है? तो ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में गौविषाण का वर्णन किया गया था, वो गौविषाण वर्तमान में क्या है? तो गौविषाण जो है ये आपका वर्तमान में काशीपुर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से संबोधित किया गया है। तो सभी रचनाएं यहाँ पे महाकवि कालिदास की है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी कुमार संभव। कुमार संभव में महाकवि कालिदास ने हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया। यह आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह कराचल देव। कराचल देव एक नेपाल के शासक हैं और कहा जाता है कि 1223 ईस्वी में इन्होंने कत्तूरी राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि किस अभिलेख से जानकारी पता चलता है? तो बालेश्वर मंदिर से जो प्राप्त अभिलेख है इससे हमें जानकारी पता चलती है कि जो नेपाल शासक था कराचल देव, इसने 1223 ईस्वी में कत्तूरी राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति शासक था? तो इजी प्रश्न है, कई बार इसको कर चुके हैं। तो अमोघ भूति जो शासक था एक कुलिन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फड़का नौली एवं पेड़साल शैलेश्वरों की खोज किसने करी? तो फड़का नौली एवं पेड़साल स्थलों की जो खोज करी थी ये करी थी यशोधर मठपाल ने। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। फड़का नौली की खोज करी गई थी 1985 में और पेड़साल की खोज करी गई थी 1989। 1990 में पेड़साल शैलेश्वर की खोज करी थी यशोधर मठपाल ने। दोनों आपके अल्मोड़ा में सुयाल नदी के क्षेत्र में है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि फड़का नौली में पेड़साल शैलेश्वर कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में। और किस नदी क्षेत्र में? तो आपके सुयाल नदी क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी शासकों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं? तो कत्तूरी शासकों की जो कुल देवी थी ये थी नंदा देवी। नंदा देवी के पूजा करते थे। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? तो कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? तो यह है मोरध्वज, जिसकी वर्तमान में पहचान की गई कोटद्वार से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोरध्वज कोटद्वार। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है? तो कर्ण आश्रम आपके मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि जनपद पूछा जाए तो जनपद आपका पौड़ी में आता है।
यदि पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो आपके मालिनी नदी के तट पर कोटद्वार में है। कर्ण आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या, भारत पड़ा। तो कर्ण आश्रम आपके किस नदी के तट पर है, आपके मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम इसका चौकी घाट है, चौका घाट इसका वर्तमान नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है बैजनाथ। यहाँ पे कत्यूरियों की राजधानी भी यहाँ पे रही थी, तो इसलिए से कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, बी और इसके यहाँ पे सही आंसर होगा बैजनाथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो सलोणादित्य वंश की जो स्थापना करी थी, ये करी थी जो सलोणादित्य राजा था, इसके जो पुत्र थे इच्छर देव के द्वारा सलोणादित्य वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि सलोणादित्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था, इच्छर देव। ठीक है, तो इच्छर देव के द्वारा ही सलोणादित्य वंश की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है, तो महाभारत में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं आप, एक प्रीवियस प्रश्न है, वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वैनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था। तो वैनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था, तो ये कहा था कुंभ पर्व को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नरसिंहदेव कत्तूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। तो नरसिंहदेव कत्तूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर किस स्थान पर स्थापित करी थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बैजनाथ, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, तो पहले इनकी राजधानी जोशीमठ में थी, कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर, और यहाँ से नरसिंहदेव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो ये बनाई थी बैजनाथ नामक स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। तो गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ कौन सी सदी के, यहाँ पे बताना है। तो गोपेश्वर और जो बाड़ाहाट स्तंभ लेख हैं ये 6वीं से 7वीं सदी के लेख हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह है कालसी अभिलेख, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह अभिलेख कब का है, तो यह अभिलेख 257 ईसा पूर्व का है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कालसी किन नदियों के संगम पर है, तो कालसी यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर है देहरादून में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली तक विस्तृत और पर्वताकार के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने कि ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली तक क्या था, विस्तृत था और पर्वताकार के नाम से जाना जाता था। तो पर्वताकार के नाम से जाना जाता था ब्रह्मपुर राज्य को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से गौबिशान राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था। तो गौबिशान राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो गौबिशान के अंतर्गत आता था काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी आपके गौबिशान राज्य के अंतर्गत आते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कनिगम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा। तो कनिगम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा, तो कनिगम के अनुसार जो शत्रुघ्न राज्य था ये सिरमौर का हिस्सा रहा होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिरमौर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गौत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से था।
तो गौत्रीय वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये था शीलवर्मन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। शीलवर्मन गौत्रीय वंश का सबसे प्रतापी शासक था, यह आपको ध्यान रखना है। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था शीलवर्मन ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजा शीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो राजा शीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो ये कराए थे यमुना नदी के तट पर। और कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे शीलवर्मन ने? तो ये कराए थे 4, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो राजा शीलवर्मन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे यमुना नदी के तट पर, यह आपको ध्यान रखना है। अगले यहाँ पे देखेंगे, किस वंश की जानकारी वृत्त संहिता एवं मुद्राक्षर से मिलती है? तो किस वंश की जानकारी हमें वृत्त संहिता और मुद्राक्षर से मिलती है? तो ये मिलते हैं क्लूत वंश की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लूत वंश की जानकारी वृत्त संहिता और मुद्राक्षर से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्लूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो क्लूत वंश का जो प्रतापी शासक था ये था वीर्यस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वीर्यस क्लूत वंश का प्रतापी शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्त्यपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कार्त्यपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कार्त्यपुर राज्य की जो राजधानी थी ये थी कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसके अनुसार हूँ राजा तोरमन व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था? तो निम्न में से किसके अनुसार हूँ राजा तोरमन व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा होगा? तो ये था राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हूँ राजा तोरमन व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस प्रशस्ति में कार्त्यपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है? तो किस प्रशस्ति में कार्त्यपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में कार्त्यपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कार्त्यपुर राज्य क्षेत्र में आते हैं। तो कार्त्यपुर राज्य क्षेत्र में कौन कौन से भाग आते थे? तो ये आता है आपका हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड का उत्तरी भाग और उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड का उत्तरी भाग और उत्तराखंड ये आपके कार्त्यपुर राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपयुक्त सभी। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो लाखा मंडल से खंडित मिले शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो ये आपके हैं छागलेश वंश। छागलेश वंश का जो संबंध है ये है लाखा मंडल से। जो लाखा मंडल से खंडित शिलालेख मिले थे ये आपके छागलेश वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 7। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं का नाम मिलता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो यदुवंश राज्य का जो संस्थापक था ये था आपका सेनवर्मन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यदुवंश का संस्थापक सेनवर्मन था, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है?
तो ए मिलते हैं राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल अभिलेख से। जो राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख मिला है लाखामंडल से, इससे यह जानकारी मिलती है कि यदुवंशी राजाओं की जानकारी, यमुना उपत्यका में क्या है, यदुवंशियों का क्या शासन था। तो यदुवंशी राजाओं की जो जानकारी मिलती है ये राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है। तो राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख मिला है लाखामंडल से, इससे हमें यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है। और कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है, तो ये मिलते हैं 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था। तो किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था, तो ये बनाया था लाखामंडल में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस स्थान का प्राचीन नाम मड था। तो मड किसका प्राचीन नाम है, तो जो मड है ये लाखामंडल का ही प्राचीन नाम है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखामंडल किस नदियों के संगम पर है। तो लाखामंडल यमुना और रिखनार नदी के संगम पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि लाखामंडल किन नदियों के संगम पर है। तो लाखामंडल यमुना और रिखनार नदी के संगम पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, उत्तरी नाग वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे। तो उत्तरी नाग वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे, तो ये थे गणपति नाग। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ था। तो राज्य से जो त्रिशूल लेख मिला है ये आपका बाड़ाहाट उत्तरकाशी से मिला था, और एक मिला आपके गोपेश्वर आपके चमोली से। तो गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है ये आपके किस लिपि में है, तो गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है ये आपके दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में। और जो उत्तरकाशी के बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिला है वो आपके संख लिपि में है, ये आपको ध्यान रखना है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख किसमें है, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख आपके दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से हमें नाग राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें 4 नाग राजाओं का उल्लेख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे यहाँ पे हो गए, तो 4 इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है आपके गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यमुना घाटी में यादवों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यमुना घाटी में यादवों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है नाग शक्ति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में नागों को किसने परास्त किया था। तो नागों को किसने परास्त किया था, तो नागों को परास्त किया था मौखरी वंश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौखरी वंश का जो अंतिम शासक था ये था ग्रे वर्मा। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्रे वर्मा होगा। ग्रे वर्मा क्या थे, मौखरी वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था। तो संपूर्ण आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर किसने कहा था, तो ये कहा था कनिगम। कनिगम ने संपूर्ण आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयूलो एवं गंगा को महाभद्रा कहा। तो हरिद्वार के लिए मोयूलो एवं गंगा को महाभद्रा कहा था, तो ये कहा था हिंसांग। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चीनी यात्री हुएनसांग ने निम्न में से पोलो हिमोपुलो कहा। तो चीनी यात्री हुएनसांग ने पोलो हिमोपुलो किसके लिए कहा था, तो पोलो हिमोपुलो एक कहा था हिमालय के लिए। हिमालय के लिए हुएनसांग ने
पोलो हीमो पुलो कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था? तो किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था? तो ये क्या था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? तो किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? तो ये मिलता है शत्रुघ्न का, मिलता है गौबशान का, मिलता है और ब्रह्मपुर। शत्रुघ्न, गौबशान, ब्रह्मपुर, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी के साथ। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? तो हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? तो हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गौबशान, इन हिमालय क्षेत्रों में टूटा था हर्ष के पश्चात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? तो पौरव वंश का शासन किस राज्य से था? तो पौरवों का जो शासन था, इनका संबंध आपके ब्रह्मपुर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पौरवों का जो शासन रहा था ब्रह्मपुर में, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई? तो तालेश्वर ताम्रपत्र की जो खोज हुई थी, ये हुई थी 1915 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पौरव वंश के जो संस्थापक थे, ये थे विष्णुवर्मन। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते हैं? तो पर्वताकार, किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते थे? तो ये कहते थे आपके पौरव वंश। पौरव वंश जो है आपके राज्य को पर्वताकार कहते थे। और इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध था ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर को भी पर्वताकार कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, 5। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिले थे? तो तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिले थे? तो तालेश्वर ताम्रपत्र ये मिले थे आपके अल्मोड़ा जनपद से। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 9। कार्तिकेयपुर वंश के राज्य से 9 अभिलेख प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए? तो किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए? तो देखो, जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए थे बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ। तो इन सभी स्थानों से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए थे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो यह है ललित सुरदेव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध ललित सुरदेव से है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र है। तो भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? तो भूदेव से जो संबंधित ताम्रपत्र है यह है बागेश्वर ताम्रपत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे?
तो कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बसंत देव। तो कभी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक कौन है, तो ये बसंत देव। तो कार्तिकेयपुर वंश के जो प्रथम परिवार के संस्थापक हैं बसंत देव हैं। यदि द्वितीय परिवार की बात करें तो द्वितीय परिवार के निम्बर देव हैं और प्रथम परिवार के बसंत देव, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है जिसमें भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था बसंत देव ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो संस्थापक थे बसंत देव, इनके द्वारा ही नरसिंह मंदिर का निर्माण किया गया था, जहाँ पर बद्रीनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था? तो किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, बागेश्वर लेख। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था? तो निम्न में कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, खरपर देव। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है? तो किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याण की राज तरंगिणी। कल्याण की राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? तो किस वंश के शासक, यहाँ पे बताने के कौन से वंश के शासक बसंत देव ने परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी? तो बसंत देव किस वंश के शासक थे? तो ये थे कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक थे बसंत देव। ठीक है, इन्होंने परम भद्वारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि बसंत देव ने किसकी उपाधि धारण करी थी? तो इन्हें करी थी परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था। तो प्रथम परिवार का हमने ऊपर यहाँ पे देखा था कि प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो प्रथम परिवार का संस्थापक था ये थे बसंत देव। तो द्वितीय परिवार के जो संस्थापक थे, द्वितीय परिवार के संस्थापक थे निम्बर देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजा निम्बर देव की पत्नी का नाम क्या था? तो कत्तूरी शासक निम्बर देव की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था नासु देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? तो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? तो यह क्या था? कत्तूरी शासक इष्टगण देव। इष्टगण देव एकमात्र ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे आपके ललित सुरदेव के। कत्तूरी शासक ललित सुरदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बैजनाथ मंदिर कहाँ है? तो बैजनाथ मंदिर है बागेश्वर में।
तो इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण करवाया था भूदेव ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिक लंक पंक में मग्न धरती के लिए वरा अवतार के समान बताया गया है? तभी हमने ऊपर देखा जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है एक किस शासक से संबंधित है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है ललितसुर देव से। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललितसुर देव को कलिक लंक पंक में मग्न धरती के लिए वरा अवतार के समान बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध शर्मन शत्रु की उपाधि धारण की? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी भूदेव। तो देखो जो कत्तूरी शासक भूदेव था ये था बौद्ध धर्म विरोधी। एक एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा गया कि कौन सा शासक बौद्ध धर्म विरोधी था, तो ये था भूदेव। भूदेव कत्तूरी वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जो बौद्ध धर्म विरोधी था और इसने बुद्ध शर्मन शत्रु की उपाधि धारण करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो सलोड़ादित्य वंश की जो स्थापना करी थी ये करी थी इच्छरदेव ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इच्छरदेव सलोड़ादित्य के ही पुत्र थे। तो सलोड़ादित्य जो इच्छरदेव थे इसने अपने पिता के नाम से सलोड़ादित्य वंश की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में देशदेव पद्मदेव इच्छरदेव किस वंश के शासक थे? तो देशदेव पद्मदेव इच्छरदेव किस वंश के संस्थापक थे? तो ये थे आपके सलोड़ादित्य वंश के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखो अभी तक ऐसा उल्लेख नहीं पाएगा कि सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ? तो आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में किस वंश के समय हुआ था? तो ये हुआ था कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश के समय ही आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और उस समय शासक कौन थे? तो उस समय थे आपके शासक इष्टगण देव। तो इष्टगण देव के समय आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था केरल के कलाड़ी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, शंकराचार्य जी की माता का नाम सुभद्रा था, तो बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी का माता का नाम सुभद्रा था, बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी के पिता शिव गुरु हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी के पिता शिव गुरु थे, बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी का जन्म कार्तिकेयपुर हुआ, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा जो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था ये हुआ था केरल के कलाड़ी में। तो ऑप्शन यहाँ पे असंगत तुम बताना, तो सी वाला यहाँ पे क्या असंगत है, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो यह है केदारनाथ रुद्रप्रयाग। तो केदारनाथ में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देह त्याग किया था, और एक कब किया था? ये क्या था 820 ईस्वी में। 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में देह त्याग किया था, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया? तो शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? तो ये किया गया था 820 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ? तो किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? तो ये हुआ था इष्टगण देव के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है लक्ष्मी दत्त जोशी। लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो देखो, जो कार्तिकेयपुर शासकों की जो राजभाषा थी, जो इनकी दरबारी भाषा थी, ये थी संस्कृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि इनकी लोक भाषा की बात करें, जो आम चाल की भाषा थी, तो लोक भाषा इनकी पाली थी, और जिनकी दरबारी भाषा पूछी जाए या राजभाषा पूछी जाए तब इसका सही आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत इनकी क्या थी? दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी कालीन मंदिर हैं। तो कत्तूरी कालीन मंदिर किस प्रकार के होते थे? तो जो कत्तूरी कालीन मंदिर होते थे, ये छत्र युक्त तथा शिखर युक्त मंदिर होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये हुआ भी दोनों प्रकार के। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? तो यहाँ पे बताने के किन शासकों की लोक भाषा पाली थी। तो जो पाली भाषा थी तो कार्तिकेयपुर राजवंश की थी। तो यहाँ पे तो कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ पे है नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे? तो बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? तो किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था छत्रयुक्त मंदिर। जो कत्तूरी कालीन जो छत्रयुक्त मंदिर होते थे, इन्हें पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी था। तो कत्तूरियों का जो भूमि मापन नामक अधिकारी होता था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे प्रभातार कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 1399 ईस्वी में। 1399 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। तो अशांति देव राजवंश की जो दूसरी राजधानी थी, ये थी रणचूला कोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यदि इनके शुरुआती यानी पहली राजधानी की बात करें तो अशांति देव राजवंश की जो पहली राजधानी थी ये थी जोशीमठ, और दूसरी राजधानी इनकी रणचूला कोट थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस कत्तूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है प्रीतम देव। प्रीतम देव को राजा पिथौरा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पिथौरागढ़ को जो बसाने का श्रेय जाता है ये प्रीतम देव को ही जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था? तो नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था? तो ये क्या था 1191 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1191 ईस्वी में नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक कराचल देव ने कत्तूरी राज्य अपने अधिकार में लिया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बालेश्वर ताम्र लेख के अनुसार। बालेश्वर ताम्र लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक कराचल देव ने
कत्तूरी राज्य अपने अधिकार में कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? तो अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? तो अस्कोट के ठकुराई शासकों को कहा जाता था रजबार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? तो पाल वंश का जो शासन था ये था अस्कोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अस्कोट में पाल वंश का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजबुंगा किला चंपावत में किस वंश की स्थापना हुई? तो राजबुंगा किला चंपावत से किस वंश की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी चंद वंश की। राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था सोमचंद ने, और सोमचंद ने ही चंद वंश की स्थापना करी थी चंपावत में। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, चंद वंश। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? तो किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, मोनाकोट ताम्रपत्र। मोनाकोट ताम्रपत्र का संबंध चंद वंश के करों से है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? तो किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? तो ये दी गई मनोदय काव्य में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोदय काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और मनोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो मनोदय काव्य है यह है भरत कवि का, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोदय काव्य किसके द्वारा रचा गया है? तो ये रचा गया है भरत कवि के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है। तो मांडलिक राजाओं की जो सूची से संबंधित ताम्रपत्र है यह है वास्ते ताम्रपत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, चंद। देखो, जो चंद वंश की जो शुरुआती राजधानी थी ये थी चंपावत में। बाद में बालो कल्याण चंद के द्वारा राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआती में इनकी राजधानी चंपावत में थी और बाद में इनके द्वारा राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काली कुमाऊँ किस जनपद का नाम है? तो काली कुमाऊँ के नाम से जाना जाता है चंपावत जनपद को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपावत। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी? तो चंद शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये चंपावती नदी के तट पर चंपावत में थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चंपावत में जो चंपावती नदी है इसी नदी के तट पर चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद वंश के जो संस्थापक हैं ये है सोमचंद। सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना कब करी थी? तो इतिहासकारों के अनुसार सोमचंद ने जो चंद वंश की स्थापना करी है ये करी है 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के आसपास सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना करी थी इतिहासकारों के मत के अनुसार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्ष भी पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, सोमचंद चंद वंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया? तो राजबुंगा किला आपके चंपावत में है और इस किले का निर्माण कराया था सोमचंद ने। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊँ का शासक कौन था? तो चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊँ का शासक कौन था? तो चंद शासक सोमचंद के समय जो कुमाऊँ का शासक था ये था ब्रह्मदेव। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूंसी बताया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूंसी जो बताया था, ये बताया था बद्रीदत्त पांडे, वाल्टन एटकिंसन। इन सभी के अनुसार चंदों का जो मूल निवास था ये प्रयाग के निकट झूंसी था। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? तो चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को किसने भेंट करी थी? ये करी थी ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने सोमचंद को चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्की बोरा तड़ागी चौधरी किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? तो कार्की बोरा तड़ागी चौधरी किलेदारों की नियुक्ति किसने करी थी? तो इनकी जो नियुक्ति करी थी ये करी थी सोमचंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महरा एवं फरत्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनवाए थे? तो महरा एवं फरत्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनाए थे? तो ये बनाए थे सोमचंद ने ही बनाए थे। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ सोमचंद। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी। तो ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति किसने करी थी? तो ये करी थी सोमचंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक था। तो सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक कौन हुआ था? तो ये हुआ था आत्मचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आत्मचंद। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से रैका किसे कहा जाता था? तो रैका किसे कहा जाता था? तो रैका कहा जाता था डोटी राजाओं को। डोटी राजाओं को रैका कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तीसरा चंद शासक कौन था? तो तीसरा जो चंद शासक हुआ ये हुआ पूर्णचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला तो सोमचंद था, दूसरा आत्मचंद हुआ, तीसरा हुआ पूर्णचंद। तो क्रम भी लगाने को पूछा जाता तो आपको क्रम इनका ध्यान रखना है। पहले सोमचंद हुआ, फिर आपका आत्मचंद, फिर पूर्णचंद, और पूर्णचंद के बाद चतुर्थ चंद शासक था इंद्रचंद। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना अनुमानित की होगी। तो इतिहासकारों के अनुसार सोमचंद ने जो चंद वंश की स्थापना की होगी ये करी थी 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के आसपास। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का शासनकाल रहा। तो तृतीय जो चंद शासक थे पूर्णचंद, इनका जो कार्यकाल था एक था 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे? तो चीन से जो व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे ये करे थे इंद्रचंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये चंद वंश के चतुर्थ शासक थे और इन्होंने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से चतुर्थ चंद शासक था। तो चतुर्थ चंद शासक कौन है? तो चतुर्थ चंद शासक थे इंद्रचंद। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया? तो किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? तो ये है एटकिंसन। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इंद्रचंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? तो इंद्रचंद का जो उत्तराधिकारी शासक हुआ था ये हुआ था संसारचंद।
ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी चंद वंश का जो 5वां शासक था ये कौन हुआ था? संसार चंद हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो बिलासी राजा कहा जाता है ये कहा जाता है बीणा चंद को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। क्यों इसे कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है? इसे इसलिए कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है क्योंकि जो खस राजाओं थे, खस राजाओं से इसकी पराजय हुई थी, इसीलिए इसे कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? तो खस राजाओं ने किसे पराजित किया था? तो ये क्या था? बीणा चंद। इसीलिए बीणा चंद को कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ? तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ था? तो यह था 1223 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कराचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण थे? तो कराचल देव का जो लेख जो मिला था इसमें कितने मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है? तो इसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।